बांग्लादेश से जो खबर आई, दिल्ली ब्लास्ट में जो आपने देखा, ये आप जो देख रहे हैं पाकिस्तान में भी होते हुए, वो असल में सब कुछ कट्टरता की वजह से है। और एक बात आपको ये बता दूं, ये कट्टरता दीनी नहीं, मजहबी नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा। ये कट्टरता दीन और मजहब के नाम पर एक भ्रम फैलाई जाती है और किस तरीके से इससे कुछ लोगों की दुकानदारी चल रही है, आज यही आड़ी में आपको समझाने की कोशिश होगी। पहले ये खबर देख लीजिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत। ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना को दोषी माना। आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, सुनने में आपको लग रहा होगा ये कोई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। मानवता के खिलाफ अपराध मामले में सजा का ऐलान। हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी। हत्या के लिए उकसाया, शेख हसीना ने हत्या के लिए आदेश दिया, यह आरोप लगाकर उनको दोषी ठहराया गया और दोषी ठहराते हुए उनको मौत की सजा सुना दी गई। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल इस कोर्ट को नाम दिया गया है। सुनने में आपको लगता है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय एंटिटी होगी, ऐसा नहीं है। ये एक डोमेस्टिक कोर्ट है जिसको अंतर्राष्ट्रीय किस्म का नाम दिया गया है। ये भी क्यों किया गया है वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये कैसे अचानक वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तड़प से आजाद होने के लिए छटपटा रहा था, जिसमें भारत ने उसकी मदद की थी, वो अचानक फिर से पाकिस्तान की गोद में बैठने के लिए बेताब क्यों है? और क्यों पाकिस्तान के इशारे पर वहां तमाम चीजें हो रही हैं? अब बांग्लादेश का मुस्तकबिल क्या है और भारत के लिए इस मुस्तकबिल में किस तरह के इशारे छिपे हुए हैं, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। इधर पाकिस्तान उधर बांग्लादेश, भारत के लिए चिंता का कैसा सबब है ये भी आपको बताऊंगा। शेख हसीना, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी पार्टी क्या समाप्त? क्या बंग बंधु के संदर्भ में जो व्यक्ति अपने देश का हीरो रहा हो, क्या वो वहां का सबसे बड़ा विलेन है? ये भी समझेंगे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कुछ नए अपडेट्स आए, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन आइए जरा पहले ये समझते हैं अड़ी में बहुत जल्दी से कि ये कट्टरता जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये कैसे जिम्मेदार है इन तमाम परिस्थितियों के लिए। आप बांग्लादेश में जो होता हुआ देख रहे हैं, पाकिस्तान में गाहे बगाहे, वहां पर अंदर भी जो होता हुआ आप देखते हैं। हालांकि इतने दिनों तक स्टेट टूल के तौर पर, स्टेट पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान ने आतंकवाद को इस्तेमाल किया है कि अब वो आतंकवाद का शिकार होने का रोना नहीं रो सकता। जब तुमने धंधा ही ये किया है, कोयले की दलाली की है, हाथ काले हुए हैं, तो हाथ काले होने के लिए रो कैसे सकते हो? लेकिन कट्टरता और कट्टरता को प्रश्रय, ये दोनों चीजें आपको यहां दिखाता हूं अड़ी में। आज यही है सब्जेक्ट मैटर जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए अड़ी में कट्टरता, ये कट्टरता जो बांग्लादेश में भी दिखाई देती है, ये कट्टरता जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने गुर्गों के जरिए भारत में ब्लास्ट कराया उसमें भी दिखाई देती है। और ये कट्टरता दिखाई देती है वहां भी जब ये कट्टरता एक न्यूसेंस वैल्यू बन जाती है इस मुल्क की, और वो इससे कभी तौबा नहीं करना चाहता। कट्टरता ही पाकिस्तान का हथियार है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का उदय हुआ। एक तरीके से हिस्ट्री में आपको इसलिए लिए जा रहा हूं, एक क्विक रिकैप इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि पाकिस्तान की दुकानदारी है कट्टरता। अगर वो कट्टरता का शटर डाउन कर देगा, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। देखिए जरा 1949 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से धार्मिक शासन का बीज बोया गया। धार्मिक शासन, धार्मिक आधार पर, धर्म का, मजहब का, दीन का केवल पर्दा है। ना तो इसमें धर्म है, ना मजहब है, ना दीन है, सिर्फ कट्टरता है, क्योंकि कट्टरता की दुकान चलती है यहां। 1977 के बाद जनरल जियाउल हक ने सरकारी नीतियों का इस्लामीकरण किया। बहुत क्विकली दिखाइए इसको जरा। आईएसआई ने भारत के खिलाफ लश्कर, जैश जैसे प्रॉक्सी संगठन बनाए और उन्होंने फिर आतंकवाद को फैलाना शुरू किया। सत्ता के लिए एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनाए रखने के लिए कट्टरता को बढ़ावा दिया गया। पाकिस्तान का वजूद ही, उसकी बुनियाद ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर है, इसलिए उसको बनाए रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए कट्टरता को लगातार बढ़ावा दिया गया। तालिबान के कट्टरपंथ को पाकिस्तान ने जमकर समर्थन दिया। कट्टरता को लगातार कहीं भी दिखाई दिया, अपने यहां तो पनपाया ही, कहीं और दिखाई दिया तो उसको भी हवा दिया। पाकिस्तान के अत्याचार से पीड़ित टीटीपी ने कट्टरता को ही हथियार बनाया। और अब टीटीपी से ये रोना भी कि टीटीपी हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। तुमने जो सिखाया, तुमने दूसरों पर पत्थर फेंके, कुछ हाथों ने जो तब तक पत्थर नहीं पकड़ रहे थे उन्होंने भी पत्थर पकड़ना सीख गया। अब किस बात का रोना? जीटीआई की लिस्ट में आज सबसे ज्यादा आतंकी पाकिस्तान में ही हैं। ये एक टेररिज्म इंडेक्स है पूरी दुनिया में जो ये देखता है कि असल में टेररिज्म कहां कितना पनप रहा है और उसके लिए जिम्मेदार फैक्टर्स कौन से हैं। ये अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान ने कैसे चरणबद्ध तरीके से, प्लान्ड तरीके से, पूरा सोच समझकर कट्टरता को पनपाया है। और आज खुद भी कट्टरता से पनपे आतंकवाद के लिए रोना रोता है, लेकिन दूसरी जगहों पर आतंकवाद को रोकना शुरू नहीं करता, इसको और पनपाता जाता है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आज जो हैं, बांग्लादेश को खास तौर से जानने वाले पिनाक रंजन चक्रवर्ती, जो कि भारत की तरफ से बांग्लादेश में उच्चायुक्त की हैसियत से तैनात भी रहे हैं। हमारे साथ कॉमोडोर बहल भी हैं, जो असल में कूटनीति, क्योंकि आप जानते हैं वो सेना से जुड़े रहे हैं, वो एयरफोर्स से जुड़े रहे हैं, इसलिए कूटनीति के एक्सपर्ट हैं। बांग्लादेश में
तैनात रहे हैं, दूसरी कूटनीति के भी एक्सपर्ट हैं जिसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं। और हमारे साथ संजय भारद्वाज भी यहाँ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल मामलों के खासी समझ रखते हैं, आपको थ्रेडबेयर वो बता सकते हैं जो दूसरों को समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। और इसके अलावा मजहरुल इस्लाम खान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांग्लादेश से। सबसे पहले तो बांग्लादेश से मजहरुल साहब आपसे ही समझना चाहता हूं, ये जो सब चल रहा है, बहुत कुछ आंखों ने देखा, कानों ने सुना, जो नहीं सुनाई दिखाई दे रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है एक पत्रकार की हैसियत से, बहुत जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए। ऑडियो नहीं आ रहा है? ऑडियो मुझे आ रहा है सर, प्लीज गो अहेड। देखिए, आपकी जो बयानात थे इससे पहले के कट्टरपंथ की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की खुद की खाने के पैसा नहीं, वो हमारा मुल्क पे आके क्या वो करेगा भैया? ये वेरी लाउड एंड क्लियर टू ईच एंड मोस्ट ऑफ द बांग्लादेशी पीपल्स। और आपको पता होगा कि बांग्लादेश इज वन ऑफ द कंट्री जहां पे जो मिलिटेंसी और उग्रवाद जो है, जिसने भी जब कभी भी कोशिश किया, लोकल जो आम पब्लिक है वो उसको नो बोल दिया, वेरी मच स्ट्रांगली नो टू ऑल काइंड ऑफ मिलिटेंसी और उग्रवाद। बिकॉज देखिए, इंडिया की तरह बांग्लादेश पे सिर्फ एक कौम की आदमी नहीं रहते, यहाँ जो ईच एंड एवरी पीपल फील लाइक दैट ईच एंड एवरी रिलीजन। कुछ चीजें मेरे समझ में, मजहरुल साहब बीच में आपको रोक रहा हूं, नटशेल में आपकी इंपॉर्टेंट बातें दो समझ में आई। आपने तो ये कहा कि असल में वो कट्टरता के लिए पाकिस्तान जो जिम्मेदार है उसके यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ क्या आतंकवाद को, हमारे यहाँ कट्टरता क्या फैलाएगा। तो एक बड़ा एक हम्बल सबमिशन है सर। संस्कृत में कहा जाता है विभुक्षितः किम न करोति पापम, वो जो खाली पेट होता है वो कौन से पाप पर उतारू नहीं हो जाता, और उसको तो ये लगता है मेरी दुकान ही कट्टरता से चलती है तो वो क्यों। और दूसरे आप कह रहे हैं भारत की तरह कि सिर्फ एक कौम के लोग नहीं रहते, भारत में कितनी डाइवर्सिटी, किसी दुनिया के किसी दूसरे देश में उतनी विविधता आपको देखने को मिलती है क्या? मजहरुल साहब, खैर इन दो बातों से आपने शुरुआत की है, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे इसलिए मैं आगे नहीं जाने देना चाह रहा था आपको, इनको बगैर एड्रेस किए आपके पास वापस लौटता हूं। लेकिन एक अहम खबर दिखाने के बाद, बांग्लादेश की पूर्व पीएम हसीना के पिता का घर गिराने पहुंचे प्रदर्शनकारी, खबर फ्लैश कीजिए। बंगबंधु शेख मुजीब, जिनको बंगबंधु कहा गया, शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हीरो रहे, देखिए वहां पर क्या किया जा रहा है। बुलडोजर लेकर पहुंचे हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर की पत्थरबाजी, प्रदर्शनकारियों पर आर्मी और पुलिस का लाठीचार्ज, भीड़ को हटाने के लिए छोड़े गए यहां पर साउंड ग्रेनेड, भीड़ को हटाने के लिए इतनी तेज आवाज वाले ये साउंड ग्रेनेड होते हैं, ये एक नए तरह के ग्रेनेड हैं, ये लोगों को तितर बितर करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, आप समझ लीजिए एक दूसरे तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो आंसू गैस और पानी की बौछारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान का अपने ही देश में यूं विलेन बनता चला जाना, ये कौन है जो पूरा परसेप्शन बदल देना चाहता है, और इससे आखिरकार बांग्लादेश के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब। देखिए, इन्होंने तो पहले भी जब एजिटेशन चल रहा था तब उन्होंने बंगबंधु के घर को अटैक किया था। बंगबंधु के घर में एक म्यूजियम था जो मैं कई बार जा चुका हूं, तो उसको सब तहस नहस कर दिया, तोड़ ताड़ दिया। जैसे उन्होंने जब एजिटेशन में, जब हसीना का जो घर है, जो ऑफिशियल रेजिडेंस था पीएम का, वहां पे अटैक किया, तब हसीना को जिस वजह से पहले ही ले आया गया था यहाँ, और उन्होंने भेजा था, हमने तो नहीं बुलाया था पर उन्होंने ही भेज दिया था। और मुझे लगता है कि वहां भी हमने देखा, कई टीवी बाइट्स आई थी कि वो लूटिंग हुआ था उनके घर में। पर ये जो आप सर, तो इसका सीधा मतलब ये है ना सर, पिनाक सर माफ कीजिएगा, इतिहास को बदलने का कोशिश चल रहा है जी। जो लोग शेख मुजीबुर रहमान को हीरो मानते रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के अत्याचार से बांग्लादेश को आजाद कराने की एक तरीके से जिन्होंने मशाल जलाई और जिनको सहायता दी भारत ने, कुल मिलाकर भारत की उस सदाशयता का, मुजीबुर रहमान के उस हीरोई एक्ट को लोग नकारना चाहते हैं, उनको बिलिटिल करना चाहते हैं, और ये सब किया जाता है। तो फिर क्या इसमें सीधे सीधे कौन खुश होगा? इसमें पाकिस्तान ही होगा ना सर, तो पाकिस्तान के कराई हो रहा है ना सर, और पाकिस्तान के ही एजेंट करा रहे हैं इसको। जमात इस्लामी तो हमेशा पाकिस्तान का एजेंट रहा है। उन्होंने तो पाकिस्तान आर्मी के साथ हाथ मिला के जो गण हत्या की थी, जो लोगों की हत्या की थी, उन लोगों का बलात्कार किया था उस 71 पे, जब लिबरेशन वॉर चल रहा था,
ये तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान पंथी हैं, जी। या फिर जो एंटी इंडियन तो नेचुरली है, जी। अगर आप पाकिस्तान पंथी हैं तो आप एंटी इंडियन भी हैं। जी। तो इसीलिए ये वही लोग हैं, वो चाहते हैं कि इतिहास को बदल देना चाहते हैं। इतिहास को बदलना लेकिन सर इतना सबसे आसान स्मार्ट नहीं एक्ट है। तो यह है पिनाक सर, इसमें स्मार्टनेस देखिए कि कर सब कुछ पाकिस्तान रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि ये सब कुछ स्पॉन्टेनियस है, ये सब कुछ स्वतः स्फूर्त है। मुझको लगता है कि हमारे साथ जो पत्रकार महोदय हैं वो भी ये समझते हैं कि यहां पाकिस्तान का हाथ नहीं, वो तो अपना घर संभालने में लगा हुआ है, यहां तो हम लोग खुद ही परेशान हैं। अब जरा बहल सर मैं आपके पास आऊं, उससे जरा ये खबर दिखा देना चाहता हूं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की सभी प्रॉपर्टीज जब्त करने का आदेश दिया गया है। हत्या की दोषी करार होने के बाद शेख हसीना की संपत्ति जब्त हुई है। शेख हसीना की सारी प्रॉपर्टीज जब्त करने के बारे में आदेश दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से, आईसीटी की तरफ से। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल नाम दिया गया है इसको। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं है। नाम को लेकर शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज देयर इन अ नेम, हियर इट इज अ लॉट इन अ नेम। हाउ, आई विल टेल यू। इसके बाद पूर्व गृह मंत्री कमाल का बांग्लादेश में मौजूद प्रॉपर्टी उनकी जब्त होगी। ये पूर्व गृह मंत्री की प्रॉपर्टीज को भी सीज करने के बारे में कह दिया गया है और बांग्लादेश की पूर्व पीएम के बारे में भी यही आदेश पारित किया गया है। अब जरा इसके कुछ और मायने समझते हैं। सर पाकिस्तान अगर इस सब के पीछे है तो कैसे बहुत सारे लोगों को यह मैसेज भी है कि तो स्पॉन्टेनियस है जो कुछ चल रहा है बांग्लादेश में। बिल्कुल स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे कि आपने कहा इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है, तीनों के तीनों जज जो है वो बांग्लादेश से ही हैं और प्रोसिक्यूटर भी बांग्लादेश से है, डिफेंस जो अटॉर्नी है वो भी कोर्ट अपॉइंटेड बांग्लादेश का है। तो यानी कि उसमें कोई भी शेख हसीना का कोई हाथ ही नहीं है और शेख हसीना तो प्रेजेंट भी नहीं है। और शेख हसीना के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद उनको मौत की सजा देना ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है और इसमें पूरा का पूरा हाथ है पाकिस्तान का। वो कैसे है, एक लाइन में मैं बताना चाहता हूं। जमाते इस्लामी जो है जिसकी क्लोज लिंक्स थे पाकिस्तान आईएसआई के साथ और क्लोज लिंक्स है पाकिस्तान आर्मी के साथ, जिसने 1971 में मास मर्डर्स और मास रेप्स में पार्ट लिया था और उनको आइडेंटिफाई करके इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए थे पाकिस्तान आर्मी को। ये वही संस्थान है जो इस बार के जो इलेक्शंस भी हुए यूनिवर्सिटी के अंदर कहते हैं कि उसकी छात्र शिविर जो कि उसकी छात्र ऑर्गेनाइजेशन है वो जीती है। और कैसे जीती है, अवामी लीग को पार्टी से भी बैन कर दिया गया। अवामी लीग की जो छात्र संगठन है छात्र लीग उसको भी बैन कर दिया गया और तभी तो वो जीता। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि बीएनपी ने यह कहा है कि वहां पे सॉलिड रिगिंग हुई है। इसका मतलब यूनुस का हाथ है जिसने उनको जीतने में मदद की है। और साथ में अगर अब तो ये पूरा अब एक और पॉइंट आगे, षड्यंत्र जो है पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान की तरफ से षड्यंत्र रचा गया है तो इसमें इसमें सरपरस्ती क्या अमेरिका की है या पाकिस्तान खुद ब खुद ये कर रहा है और वो होने दिया जा रहा है, जरा ये भी समझूंगा। या फिर इसका रिमोट कंट्रोल ट्रंप के हाथ में है और ट्रंप पाकिस्तान के जरिए ये सब कुछ करा रहा है, ये भी जरा समझेंगे। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के कई शहरों में भड़की हिंसा, यह खबर देखिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई राज्यों में आगजनी, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने वाहन में लगाई आग। पिछले 7 दिनों की हिंसा में 28 लोगों की मौत की खबर। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने इन तमाम जगहों पर आगजनी की है, 28 लोगों की मौत की खबर है। सवाल यह भी है कि यह सब कुछ अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो पाकिस्तान के कराए हो रहा है। अगर पाकिस्तान के कराए हो रहा है तो असल में रिमोट कंट्रोल ट्रंप के हाथ में, अमेरिका के हाथ में है या पाकिस्तान सीधे सीधे जिम्मेदार है? संजय जी इसको आप दिनेश जी ऐसे देखिए कि बांग्लादेश में 2 फोर्सेज हैं। एक 1947 की फोर्स है जो इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करती है, एक 1971 की फोर्स है जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करती है। जहां तक अमेरिका की बात है तो ये बात मान के चलिए कि थ्रू आउट हिस्ट्री 1971 में अमेरिका कहाँ खड़ा था, वही कोलैबोरेटर्स के साथ, वही पाकिस्तानी आर्मी जो 1947 के विचार में विश्वास करती है। और आप ये देखिए कि आज भी अगर मोटे तौर पे देखा जाता है तो अमेरिका कहाँ खड़ा है, वो उन्हीं के साथ में एक जुगलबंदी जो इस्लामिस्ट फोर्सेज है जमाते इस्लाम है उनके साथ जुगलबंदी के साथ में जिस तरीके से शेख हसीना को वहाँ से हटाया, उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उसके अपना शेख हसीना या अवामी लीग से एक हिस्टोरिकल, एक ट्रेडिशनल, एक राइवलरी हमेशा चली आ रही है। तो ये बात मान के लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेट्स का ज़्यादा प्यार रहा है आज के दिन में, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस को जिस तरीके से नोबेल प्राइज़
दिया गया, वो कितना पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, कितना उसमें अपलिफ्टमेंट हुआ बांग्लादेश में, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ये बात है कि मोहम्मद यूनुस के प्रति उनका प्यार था और शेख हसीना को हटा के उन्हीं को लेके आए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये हुई कि उस मोहम्मद यूनुस को कोई भी पसंद नहीं करता था, ना जमात इस्लाम करती थी, ना बीएनपी करती थी, ना कोई बांग्लादेशी करते थे। आज पाकिस्तान के आंख का तारा हो गया वो जमात इस्लाम का, क्योंकि वो उनके इशारों पे काम कर रहा है। जो सारी सिंडिकेट है, आज ये देखिए कि चीफ सेक्रेटरीज हैं, वाइस चांसलर्स हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, ये सब जमात इस्लाम, इस्लामिक छात्र शिविर के काडर हैं। और वो जो सिंडिकेट बनाया, वो जो इंस्टीट्यूशनल एक क्राइम एक सिंडिकेट तैयार किया है, वो वही काम कर रहा है जो स्पिरिट ऑफ 1971 को डैमेज कर रहा है। शेख हसीना और उसकी लेगेसी, जमाते इस्लामी को जिसने फ्री कर दिया हो, जमाते इस्लामी पर से जिसने बैन हटा दिया हो, हर जगह पर जिसके असल में गुर्गे बैठे हुए हों, वो है यूनुस। और यूनुस एक तरीके से तारा रहा है आंखों का, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि उधर वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर से अमेरिका के भी। तो बांग्लादेश की सड़कों पर गृह युद्ध जैसे हालात मैंने आपको दिखाए, किस तरीके से आगजनी हुई वो मैंने आपको दिखाया, किस तरीके से वहां 28 लोगों की मौत हुई है वो आपको दिखाया, और क्या किस तरीके से वहां कई जगह पूरे तौर पर बवाल और आग के हवाले हैं, वो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अब जरा कट्टरपंथ पर डबल कैरेक्टर वाली बात भी देख लीजिए। कट्टरपंथ को लेकर जब 9/11 होता है, जब अचानक वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जाते हुए हवाई जहाज हमला कर देते हैं, अमेरिका को पहली बार महसूस होता है कि ये आतंकवाद तो अपने घर में भी घुस सकता है। ये आतंकवाद जिसके जरिए कई जगहों पर वो अपनी गोटियां सेट कर रहा होता है, उससे तो हाथ भी जल सकता है। ये पहली बार अमेरिका को पता चला, और तब पता चला कि ये गुड और बैड टेररिज्म वाला फर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन जरा देखिए किस तरीके से चीन और अमेरिका ने वक्त वक्त पर पाकिस्तान को उसकी कट्टरता को प्रश्रय दिया है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। इधर देखिए जरा, अमेरिका 1980 के दशक में अफगान युद्ध में पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद की। क्यों? क्योंकि आपको यह मालूम है कि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए अपने बहुत सारे हितों का साधन करता रहा है, और यहां चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को फंडिंग लगातार करता रहा है। उसको यह लगता रहता है कि भारत को अगर बहुत तेजी से बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था और ताकत के तौर पर रोकना है, या कम से कम उसके सामने स्पीड ब्रेकर्स लगाना है, तो वो काम सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। अमेरिका यूएसएसआर के खिलाफ मुजाहिदीन को मदद देने पाकिस्तान के माध्यम से काम किया गया। आप जानते हैं यूएसएसआर के विघटन में अमेरिका का कितना बड़ा रोल रहा है, और यूएसएसआर के खिलाफ मुजाहिदों को पनपाने में अमेरिका ने किस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। और यहां पाकिस्तानी आतंकियों के गुटों को फंडिंग और हथियार देना चाइना का मुख्य शगल रहा है। अपने यहां तो वो अपने यहां मस्जिदें तक ढहा देता है, अपने यहां वो कुरान का बेसिक कैरेक्टर बदल देता है और दूसरी किताबें पढ़ने के लिए देता है। लेकिन यहां पर क्या करता है, देखिए जरा, कैसे भारत के खिलाफ असल में एक षड्यंत्र को बढ़ाने पनपाने के लिए पाकिस्तान में कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है। हक्कानी गुट को समर्थन देने के लिए सीआईए ने आईएसआई का सहारा लिया, ये अमेरिका ने किया। इधर देखिए क्या हुआ जरा, मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में यूनाइटेड नेशन में केवल इसी के वीटो की वजह से पूरा मामला बदला, वरना तो वैश्विक आतंकवादी है, इसमें किसी को कोई दो राय नजर आ ही नहीं रही थी। अमेरिका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान को फंड दिलाता रहता है। साथ में ऐसा भी कि बाहर ना निकल जाए तो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इसकी धमकी भी देता रहता है। मतलब दोनों तरह का ये जो दोमुहापन है, यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कट्टरता पनपाना है, उसको एक जगह जाकर अपना हित साधन करना है, लेकिन अपनी तरफ आग ना आ जाए इसके लिए एक शील्ड लगाकर रखनी है। लेकिन ये शील्ड हमेशा रोक नहीं पाती है आग को। पाकिस्तान में आतंकवाद के मुद्दों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। चाइना ने हमेशा यह समझा कि नहीं, ये आग हम तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए वहां पर ये पनपने दो, इससे सिर्फ हिंदुस्तान तक आंच पहुंचेगी, वो झुलसेगा। ये जो एफएटीएफ को पाकिस्तान पर शिकंजा कसने के लिए इस्तेमाल करना अमेरिका की पॉलिसी रही। तो यहां पर देखिए, पाकिस्तान में आतंकवाद के मुद्दों को कभी गंभीरता से, ये जो है ये निश्चित रूप से बताता है कि दो बड़ी महाशक्तियों ने पाकिस्तान में कट्टरपन जो वहां की स्टेट पॉलिसी रही है उसको और हवा देने और भड़काने में दो महाशक्तियों ने काम किया है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने हित साधनों के लिए। क्या यह बात यहां पर भी दिखाई देती है पिनाक सर, मौजूदा हालात में भी? नहीं, यहाँ पे तो हमने मीडिया में कई जगह देखा था कि शायद कुछ बढ़ावा जो एजिटेशन में था, उनके जो बाहर की जो ताकतें हैं, अमेरिका है, पाकिस्तान है, चीन पता नहीं कितना था, पर चीन को पता था कि ये कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब शेख हसीना बीजिंग गई थी, वो रूठ के वापस आ गई थी, क्योंकि बीजिंग वालों को पता चल गया था कि इसका अब शायद ज्यादा दिन टिकना नहीं है इसमें, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान तो कोशिश कर ही रहे थे। तो अमेरिका ने अपने हित के लिए ये किया है, क्योंकि
उसके रिश्ते हसीना के साथ अच्छे नहीं थे और हसीना को, और ये भूलिए मत, ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू हुआ था जब बाइडेन थे। ये ट्रंप आने से पहले ये जो कार्रवाई थी ये पहले तब से शुरू हुई थी। तो जो भी हुआ, मतलब तख्ता पलटने का जो गोल था वो अचीव कर गए, क्योंकि अब उनको चाहिए था कि म्यांमार या बे ऑफ बंगाल या सेंट मार्टिन्स आइलैंड को किसी तरह से अमेरिका के हाथ में कर दिया जाए, तो वो वहां से अपना कुछ एंटी चाइनीज भी अमेरिकन टू काउंटर चाइना भी है इसमें, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। और उधर चाइना भी चाहता है कि बांग्लादेश पूरा अमेरिकी कैंप में ना चला जाए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर, तो ये अब मैं जब सेकंड राउंड में आप लोगों से बात करूंगा सर, तो मैं ये समझना चाहता हूं भारत पर क्या असर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले मजहरुल इस्लाम साहब एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मजहरुल इस्लाम साहब, बहुत सारी बातें आपने भी सुनी होंगी जो एक्सपर्ट्स ने बताई, बीच में कॉन्टैक्ट आपसे समाप्त हो गया था। एक्चुअली ये दिखाई दे रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो स्वतः स्फूर्त नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है बांग्लादेश में। लेकिन कितना बड़ा तबका है जो ये समझता है कि परिस्थितियां इसको पैदा कर रही हैं, इसके पीछे कोई बाहर का हाथ, कम से कम पाकिस्तान का, अमेरिका का कोई दूसरा प्लेयर नहीं है, ये सिर्फ यहां के हालात हैं जो इसको पनपा रहे हैं, बना रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है। ये बात हम नहीं कह सकते कि अवामी लीग रिल पे जो एक्टिविटीज था उनमें से सारे के सारे सही था, फॉर द पीपल था, बाय द पीपल था, ऐसा सही नहीं बोल सकते, ऐसे स्टेट में तो वी कैन से। बिसाइड्स इंटरनल एजुटेशन एंड इंटरनल जो कहते हैं वो नाखुशी से जुड़ गए थे इंटरनेशनल कुछ इश्यूज भी। अब सोचिए कि हसीना गवर्नमेंट के जाने के बाद, जाने से पहले भी वो सेंट मार्टिन जो आइलैंड है उनको लेके बहुत सारे अफवाहें फैल गए, बहुत सारी इश्यूज है वहाँ, टूरिस्ट एंड लोकल पीपल कैन गो ओवर देयर। इन बिटवीन आपको पता है कि विद इन लास्ट 20 days और प्लस फ्यू अमेरिकन सोल्जर्स ने आया था, तो इसके बाद पाकिस्तान के एक शिप आ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे इशारे ऐसे हैं सर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये इशारा करती हैं कि हो सकता है कि इंटरनेशनल थ्रेड्स भी पुल किए जा रहे हों। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अवामी लीग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था और गड़बड़ हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं सर, क्या आज सब कुछ अच्छा है? कौन सी ऐसी रिजीम किस एक देश में है जिसको ये कहा जा सके कि फूल प्रूफ है एंड दिस इज आइडियल एंड दिस इज इसको ही आने वाले दिनों में बाकी अगर कोई रिजीम आए तो उसको इसी को उतारना चाहिए, इसी के हिसाब से? ऐसा तो कोई नहीं है सर, आदर्श तो कहीं नहीं है। तो आपको एक ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा सर, आपको एक ट्रेंड फॉलो करना। श्रीलंका से आप शुरू करें। If you start with the Sri Lanka, then come to Bangladesh and then Nepal, we see the same way of revolutionary pattern. So you are नहीं, आप ये कह रहे हैं सर, जनता ने बहुत दिनों तक किसी एक रिजीम को देखा और जनता उसके खिलाफ उठ के खड़ी हो गई, आप ये कह रहे हैं? I'm not talking about that. I'm talking about the pattern. नहीं, पैटर्न तो दिखाई दे रहा है सर। अब समझना यही है कि पैटर्न स्पॉन्टेनियस है। पैटर्न जब है तो फिर एक वेरिएबल तो होंगे ना, अंदर के वेरिएबल को उसकाने के लिए बाहर के कुछ। मैं तो वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं सर, आप वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मैं कांस्टेंट समझने की कोशिश कर रहा हूं। इस पैटर्न में क्या कांस्टेंट है? यू आर टॉकिंग ऑफ वेरिएबल्स, आई एम टॉकिंग ऑफ कांस्टेंट्स। सर मैं बहल सर, यहां कांस्टेंट क्या दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि कांस्टेंट इसके अंदर क्या है कि चीन नहीं चाहता पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी भी भारत के दोस्त बने, या भारत को एक जगह लिमिट करना है तो साउथ एशिया के अंदर लिमिट करना है। इसी वजह से एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई थी कुनमिन के अंदर आज से पहले जून के अंदर, जिसके अंदर मिले थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के फॉरेन सेक्रेटरीज। उसके बाद देखिए, आप शुरू से देखिए यूनेस के क्लोज लिंक्स जो है पाकिस्तान के साथ, जो शुरू हुए जनवरी के अंदर। पाकिस्तान को गई थी एक बांग्लादेश की आर्मी डेलीगेशन लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल, फिर उसके बाद आईएसआई की डेलीगेशन आई बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद देखिए जनरल मिर्जा भी आए हैं जो कि न्यूक्लियर कंट्रोल रखते थे पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारे के सारे जो मीटिंग्स हो रही हैं, सारा का सारा है, ये एक कांस्टेंट दिखा रहा है कि पाकिस्तान अपना षड्यंत्र रच रहा है, और ये दूसरा दिखा रहा है कि चीन नहीं चाहता कि भारत कभी भी इस साउथ एशिया से आगे बढ़े। और आखिरी चीज मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि दोनों चाहते हैं कि जो भी अवामी लीग के बचे हुए लीडर्स हैं
उनको खत्म कर। क्या सर अवामी लीग के बचे हुए लीडर्स को खत्म करना इतना आसान है क्या? यूनुस सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन, हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। अब ये जो प्रदर्शनकारी है, क्या कुछ दिनों में इनको भी साथ दिया जाएगा, इनको भी टेम कर लिया जाएगा, या ये प्रदर्शनकारी, ये विचारधारा, ये हमेशा वहां पर रहेंगे और इसको आज नहीं तो कल रीसरफेस करते हुए हम लोग देखेंगे? संजय जी जी, अब बांग्लादेश में स्थिति बदल गई है। वो जो 5 अगस्त 2024 की बात थी वो आज नहीं है। आज देखिए कि जिसका पैन बांग्लादेश प्रेजेंस है वो अवामी लीग है। आज अगर फ्री एंड फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शन होता है तो शेख हसीना और अवामी लीग को एक बहुत बड़ा जनमत मिलेगा। मैं आज आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं नियमित रूप से बांग्लादेश के स्कॉलर और सिविल सोसाइटी से बात करता हूं। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि हमारा छात्र आंदोलन था, हमारी ग्रीवेंसेस थे, लेकिन इस तरीके से ये इस्लामाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, जमात इस्लाम की जिस तरीके से पाकिस्तान के इशारों पर काम करेगा और ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करेगा, ये बांग्लादेश के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं बताता हूँ, जब जब खतरा होता है बांग्लादेश को तब तक ये रिवोल्ट करते हैं। 1952 में रिवोल्ट किया, 1971 में रिवोल्ट किया, 1975 में जो मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हुआ उसके बाद आप देखिए 89 में रिवोल्ट किया, और 2012 में जब शाहबाग मूवमेंट हुआ। और मैं आपको कह रहा हूं कि अब फिर से दुनिया बांग्लादेशी जो लोग हैं 1971 की अस्मिता में जो विश्वास करते हैं वो दोबारा रोड पे आएंगे। और जो ऐसे लोग माइनॉरिटी में हैं आज या मेजॉरिटी में, जो 1971 वाली अस्मिता में भरोसा करते हैं, जो बांग्ला कल्चर और बांग्ला भाषा पर यकीन रखते हैं, वो लोग मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी में? दिनेश जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि जब शेख हसीना और अवामी लीग अपोजिशन में थी तब भी 40% वोट होते थे। आज के दिन मैं कह रहा हूं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो मेजॉरिटी में आएगी अवामी लीग। आप ये, और वो हमेशा बंगाली जो लोग हैं जिसको कहते हैं, जो जिनकी अस्मिता और बंगाली जो टीलर ऑफ द सोयल है, जो अतरफ हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये कुछ एलिट हैं जो पाकिस्तान के इशारों पे जो कोलैबोरेटर्स हैं, ये अल शाम हैं, अल बदर हैं, ये रजाकार्स हैं, ये पाकिस्तान की गोद में बैठ के और यहाँ पर कट्टरतावाद पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर इसी नोट पर अगली खबर आपको दिखा रहा हूं, इससे भी बहुत सारी खबरों के रेमिफिकेशन निकलते हैं। संजय सर, अमेरिका की एक बात मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका देखिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रखता है दोनों तरफ से। अमेरिका कैरेट एंड स्टिक रखता है, जहां जरूरत होती है वहां गाजर दिखाकर खरगोश को आगे लाता है, जहां होता है वहां छड़ी भी मार देता है। अगली खबर देखिए, बांग्लादेश में बढ़ा कट्टर जमाते इस्लामी का प्रभाव। जमाते इस्लामी के नेताओं की सरकार में घुसपैठ, युवाओं को कट्टर बनाने की कोशिशों पर काम जारी, सरकार के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं ये लोग। और 2013 में शेख हसीना ने जमात पर बैन लगाया था, यूनुस सरकार ने जमात से बैन हटाया। जमात पर बैन लगाया जाना या जमात पर बैन हटाना, मदरुल साहब से यह समझना चाहता हूं, इसको बांग्लादेश में कैसे देखा गया? मदरुल साहब, जमाते इस्लामी का परसेप्शन बांग्लादेश के भीतर कैसा है? Bangladesh is a very reluctant country where you can do, if you are a Muslim, you can do your prayers in Arabic, and if you are Hindu, you can go for Hindu prayer. But regarding such issues, while आपके ओरिजिन पर जब हाथ पड़ेगा ना तो बंगाली उसका असली चेहरा दिखाएगा। हिंदू मुस्लिम ये नहीं, वो ओरिजिन में। सर, इतने मंदिर वहां जलाए गए, इतनी मूर्तियों को तोड़ा गया, इतने सारे लोग मारे गए, उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं सर, तो पता नहीं क्या बिना है आपके ये कहने की। पिनाक सर के पास एक सवाल लेकर मैं जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जरा भारत के खिलाफ 3 फ्रंट साजिश, और ये साजिश करने से फायदा किसको है, कौन इससे बेनिफिट होगा? सीधी बात यह है कि आपको मोटिव देखना पड़ता है। किसी का अगर कुछ बिगड़ता है तो बनता किसका है? जिसका बनता है वही वो उसके लिए बिगाड़ कर रहा होता है दूसरे के लिए। जरा देखिए यहां पर भारत के खिलाफ 3 फ्रंट साजिश, भारत का, ये भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये जो शेडेड हिस्सा है ये भारत का नक्शा, आपको पहचानने में कोई जहमत नहीं होगी। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। लगातार भारत के खिलाफ यहां से साजिशें चलती हैं, ये तो ये गैस करने में या ये बताने में किसी को कोई इनाम नहीं है। लेकिन जरा यहां पर देखिए, अब बांग्लादेश से भी, और ये पाकिस्तान के जो कई कट्टरपंथी और कई ऐसे जो उग्रवादी संगठन हैं वो ये कह चुके हैं, जो आतंकवादी संगठन है, कि यहां से अब पूर्वी हिस्से से हमला करेंगे। मतलब वो बांग्लादेश का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और बांग्लादेश का इस्तेमाल करने के लिए पहले बांग्लादेश को अपनी कठपुतली बनाना पड़ेगा, और फिर नेपाल तो खैर है ही। अभी जो बहुत सारा विस्फोटक या कई आतंकवादी, कई अपराधी जो आते हैं, उसमें नेपाल से के जरिए आना उनका, या यहां से फरार होकर नेपाल चला जाना, यह अक्सर पाया जाता है। तो ये चाइना वाला फ्रंट आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए हमेशा से रही है। लेकिन ये इरिटेटिंग चुनौतियां, हर कुछ दिनों में सर में दर्द करने वाली चुनौतियां जो पाकिस्तान की तरफ से रही हैं, अब उनको बांग्लादेश की तरफ से और नेपाल की तरफ से भी और बढ़ाने पनपाने का काम भी किया जा रहा है क्या? और फिर इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ कहीं दूर
चाइना और कहीं दूर अमेरिका भी नजर आते हैं क्या, यह भी समझेंगे। और पहले मैं पिनाक सर के पास इस बात को लेकर जाना चाहता हूं। पिनाक सर, बांग्लादेश का भविष्य, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था एक समय लग रही थी, और खास तौर से जो टेक्सटाइल जो उद्योग है वो तो कमाल का ही सर पर दौड़ रहा था। अब बांग्लादेश आपको किधर जाता दिखाई देता है, और भारत का पड़ोसी होने की हैसियत से भारत पर असर क्या दिखता है? देखिए, भारत एक ही चिंता मतलब रखता है कि सिक्योरिटी के विषय पर बांग्लादेश में ऐसा कुछ ना हो तो हमारे ऊपर उसका आंच है। तो अगर जैसे, क्योंकि हमने एक बुरा वक्त देखा है जब वो पाकिस्तान की आईएसआई वहाँ पे इंसर्जेंट्स के कैंप बनाती थी, वहाँ से टेररिस्ट भेजते थे, जो फेक नोट्स है वो भेजते थे, तो वो सब बंद हो गया था। तो अब वो वापस आ गए हैं कि अब मौका है इसको फिर दोबारा चालू करने का। तो ये है हमारी प्रॉब्लम। उसके बाद जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पे वैसे हमने ट्रेड बंद नहीं किया है। अब वो कहेंगे कि बांग्लादेश, तो ये वाली जो एक नेफेरियस डिजाइन जिसकी बात की जाती है सर, कि उधर बांग्लादेश को भी पूरी तरीके से फिर से पाकिस्तान बना लेने के बाद एक वो कॉरिडोर जिसमें चिकन नेक का भी जिक्र होता है, इस तरह के षड्यंत्र की और साजिशों की जो बात होती है सर, क्या वो वाकई कुछ दिमागों में अब भी जिंदा है और उस हिसाब से ये प्लानिंग और षड्यंत्र चल रहे हैं? नहीं, जिंदा तो है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश को वो पाकिस्तान अगर बनाना चाहते हैं तो उनको फायदा है। जैसे पाकिस्तान को वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है चाइना ने, अमेरिका ने, अब वो बांग्लादेश में भी यही करना चाहते हैं। इससे इंडिया पे प्रेशर बढ़ेगा, इंडिया हमारी बात मान जाएगा, और इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पे मतलब स्पीड ब्रेकर लग जाएगा। इस तरह की साजिश तो है, थोड़ी बहुत तो है, इसमें हमें मानना पड़ेगा। इस साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो सर हमने क्या हम भी, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग जो नहीं डाइवर्ज कर सकते वो बताएं, लेकिन क्या हम लोग भी इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, या हमारा काम भी चल रहा है? अंतरिम सरकार ने भारत से मांग की है कि शेख हसीना को वापस प्रत्यर्पित किया जाए। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के आधार पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत से मांग की है। आज बांग्लादेश के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने शेख हसीना को 5 मामलों में दोषी ठहराते हुए सजाए मौत दी है। और ये बहल सर एक तरीके से भारत को ये पसोपेश में डालने वाला ये कदम एक तरीके से बांग्लादेश ने उठाया है। भारत अपने हितों को देखते हुए क्या कदम उठाना चाहिए, उसको क्या उठा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले जो हमने तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसमें कोई भी इंटरनेशनल बॉडी जैसा लिंक है ही नहीं। अगर कोई भी सर, लेकिन मजे की बात या आयरनी, ये खुद शेख हसीना ने ही ये कोर्ट बनाई थी। बिल्कुल 2010 में बनाई थी और वॉर क्राइम्स के लिए बनाई गई थी ये कोर्ट, लेकिन उसको अब एक्सपैंड करके इनके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। और दूसरी चीज आती है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसके 125 मेंबर है, जो कि हेग में, मैं सितंबर में वहां गया था, तो वो वाले जो मेंबर्स है उन्हीं के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का डिसीजन लागू होता है, और उसका कोई भी लिंक इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के साथ नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कोई लिंक नहीं है, इसलिए भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हां, भारत को जरूर एहतियात के तरीके पे इस पे प्रश्न उठाने चाहिए कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जो किया है क्या वो सही है, क्या वो फेयर था, क्या उसके अंदर जितने भी एविडेंस देखे गए, आईजीपी जो वहां की आईजी है पुलिस के, उसने एकदम टर्न अराउंड कैसे कर लिया, और उसी के बेसिस पे और कुछ स्टेटमेंट्स के बेसिस पे इनको सजाए मौत क्या दी जा सकती है, और इसके ऊपर भारत को ऐड करना पड़ेगा। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आखिरी मत कहिए सर, क्योंकि अभी आपसे बात करनी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। जरा देखिए, पहले जिससे मुक्ति चाहिए जा रही, मैं ये भी समझूंगा कि क्या ये मेमोरी का फटीग होता है, क्या अनुभवों का भूल जाना होता है? कुछ दिनों बाद आप भूल जाते हैं कि किस तरह के घाव आपको मिले थे और किसने आपको मरहम दिया था, फिर से उसी से घाव लेने की तैयारी है जिसने पहले घाव दिए थे। जरा देखिए, पहले जिससे चाह रहा था मुक्ति, अब उसी से कर ले दोस्ती। यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारे हैं। आप जानते हैं कि अब ग्रेजुअली धीरे धीरे उधर से इधर और इधर से उधर जाने वालों की तादाद बढ़ने लगी। दिसंबर 2024 में शहबाज से मिले थे यूनुस, और पाकिस्तान बांग्लादेश का व्यापार बढ़ाने पर क्या व्यापार बढ़ेगा, क्या उधर से वो लोग व्यापार के लिए दे देंगे? आपको मालूम है, सिर्फ कट्टरता बढ़ाने के लिए। राजनयिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा का प्रस्ताव भी इसमें दिया गया था, और कराची चटगांव शिपिंग रूट इसके बाद शुरू किया गया था। 6 नए द्विपक्षीय समझौते भी किए गए थे। कुल मिलाकर हम आपको यह बता रहे हैं, 1971 का मुद्दा वार्ता से सुलझाने का इशारा भी इसमें पाया गया था कि अब धीरे धीरे बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं रह जाएगा, अब अपने आप को बदलेगा और पाकिस्तान के से कुर्बत बढ़ा लेगा। अब जरा देखिए नेक्स्ट, इसमें दिखाइए एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी। भारत पाकिस्तान, अब दोनों देश
क्यों कहता है भारत की जब हमारा उदय होता है, भारत का जब उदय होता है तो दुनिया का मंगल होता है, उसका सुमंगल, उसका कल्याण होता है। और कैसे पाकिस्तान हमेशा दुनिया में कहां खुरपेंच, कहां शरारत, कहां लोगों को परेशान किया जाए, बेगुनाहों का खून बहा जाए, इसमें लगा रहता है। जरा देखिए पाकिस्तान की उपलब्धि, कोई वैज्ञानिक खोज एक आप तक बता दीजिए आज तक जो पाकिस्तान के नाम हो, जिसके कारण मानवता का भला हुआ। न जाने कितने शून्य से लेकर आज तक गिन लीजिए, न जाने कितनी दवाएं, न जाने कितने तरह के आविष्कार जो पूरी मानवता को पूरी दुनिया में फायदा दे रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी दिखाइए पाकिस्तान की उपलब्धि। कोई अंतरिक्ष मिशन नहीं, यहां इसरो, चंद्रयान, मंगलयान समेत न जाने कितना कुछ भारत ने किया है विज्ञान के क्षेत्र में। वैक्सीन के लिए पाकिस्तान वैक्सीन के लिए तरसा और भारत ने पूरी दुनिया को, जहां पर भी मानवता त्रास में थी, वैक्सीन मुहैया कराया। आईटी सेक्टर में विश्व नेतृत्व कर रहा है। यहां साइबर ठगी, ब्लैक लिस्टेड लोग, ये सब आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे। वही पाकिस्तान, और सबसे बड़ा लोकतंत्र, लगातार मजबूत होता हुआ लोकतंत्र। एक साथ आजाद हुए दो मुल्क, लेकिन इधर का हाल देख लीजिए और इधर का हाल देख लीजिए। सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक अस्थिरता, यही यहां की पहचान है। आतंकवाद का पोषक, लगातार आतंकवाद को पनपाना, स्टेट पॉलिसी, अपनी राजकीय उसको हथियार बना लेना। और यहां पर देखिए IITs, IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जैसे संस्थान वैश्विक स्तर पर, ये दोनों मुल्कों में ये बात मुख्तलिफ है। लेकिन होता क्या है, जो नेक होता है उसको ही हमेशा झेलना पड़ता है, और भारत को भी इस मामले में। लेकिन अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि thus far, no further। अब इसके बाद जो होगा वो वापस दिए जाने का काम होगा। तो मैं कूटनीति में भी ये समझना चाहता हूं पिनाक सर, अगर ये चैलेंजेस एक तरफ फितरत का ही मसला है, सांप है तो डसेगा ही, अगर ये वाली बात है, और बांग्लादेश को भी अब आप वो एक तरीके से अपनी कुंडली में वो लपेटकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल अगर करना चाहता है, तो क्या हम टाइमली चीजों को प्रिएम्प्ट करते हुए कदम उठा रहे हैं? देखिए इसमें बड़ी एक मतलब उलझन ये है कि आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो किसी देश में होता है उसको हम इंटरनल डेवलपमेंट्स मांगते हैं, इसलिए उसमें भारत कभी हस्तक्षेप नहीं करता है, उसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहता है। पर जब कुछ इस तरह के मतलब जो जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए अब क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया और सत्ता और भी उनके हाथ में चला गया, आर्मी के हाथ, और यहाँ पे हो गया, नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, मालदीव्स में भी एक एंटी इंडियन मूव हुआ था, पर हमने वो सब संभाल लिया है। जी, मुझे विश्वास है पूरा कि हम ये भी संभाल लेंगे। ये जब भी उनको पता चल जाएगा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते में उनको फायदा है। एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि अगर यह समझा जा रहा है कि कट्टरता मजहब की वजह से आती है, तो ऐसा है नहीं। कट्टरता मजहबी नहीं है, राजनीतिक टूल है, स्वार्थ की दुकान है ये। सऊदी अरब और पाकिस्तान में ही देख लीजिए अंतर क्या है। बहुत जल्दी से देखिए, सऊदी अरब शांति और तरक्की, यहां कहीं आतंकवाद आपको नजर नहीं आता है। पाकिस्तान देख लीजिए, दीन के नाम पर कट्टरता फैलाता है और कहता है यही कट्टरता ही हमारा दीन है। क्या दीन को कट्टरता का भ्रम सामने रखकर फैलाना, और इसी की जद में क्या बांग्लादेश आता जा रहा है? मजरुल साहब, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका देश इससे बच जाए। थैंक यू फॉर द प्रेयर। तो कट्टरता की आड़ में जो भी आना चाहता था, इससे पहले आपने देखा होगा कि 2005 में 64 division out of 65 was had faced serious bomb attack in Bangladesh. All the militants involved on that issue, Jamaat al-Mujahideen Bangladesh, सारे के सारे मिलिटेंट्स को ढूंढ के लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर्स ने साझा के अंदर लेके आया। तो इसी तरह जो भी हो जाए, आपको ये मजरुल साहब एक लाइन में ये बताइए, आप पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ते हुए देख रहे हैं ना बांग्लादेश की? पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उनको सर, आई एम सो सॉरी सर, अभी वक्त समाप्त है, वरना आपको आगे भी मैं सुनता सर। मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ आपको सुन रहा था। आपने कहा कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश उसमें उस फेर में आएगा नहीं। मे द गुड सेंस प्रिवेल। हालांकि हमको इसके उलट ही फिलहाल स्थितियां दिख रही हैं। सर बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए।